आप सभी को चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी का, जो ईवीएस में जो नया एनसीईआरटी का जो टॉपिक दिया हुआ है, जो कि आपका किताब है हमारा अद्भुत संसार, आवर वंडरस वर्ल्ड, जिसमें टोटल आपका 10 चैप्टर्स दिया हुआ है। अब इन 10 चैप्टर्स को हम लोग समरी वे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका एमसीक्यू भी आपको कराएंगे, यानी हर एक चैप्टर का एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेगा। तो सेशन आज का थोड़ा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा इसको मैनेज कीजिएगा, थोड़ा फास्ट देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा ये पूरा नोट्स बनाने के बाद, वो है आपका 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में, जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हर एक चैप्टर का हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कराते चलेंगे। तो सेशन में अगर नए हैं तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग 5R प्रिंसिपल को समझते हैं और उससे जुड़ा हुआ एमसीक्यू, और उसके बाद चैप्टर 1 से हम लोग डील करते चलेंगे आगे। तो सबसे पहला चीज़ कि 5R सिद्धांत आखिर है क्या। तो ये एक वास्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, जिसमें हम लोग जो फालतू का अपशिष्ट बनता है, वास्ट बनता है डेली लाइफ में, उसको हम लोग मैनेज करते हैं। तो 5R में सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि 5R में हर एक आर का कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे कि पहला आर है आपका रिफ्यूज, सेकंड में है आपका रिड्यूस, थर्ड में आपका रीयूज, फोर्थ में रीपर्पोज एंड फिफ्थ में है आपका रिसाइकिल। पहले क्या था, 3R प्रिंसिपल था। 3R में आपका क्या क्या था, 3R में था रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। 3R में आप अगर ध्यान देंगे तो 3R में आपको 3R पढ़ाया जाता था जब आप पढ़े थे। तो वो क्या था, आपका रिड्यूस था, दूसरा में आपका था रीयूज था, और तीसरा में आपका रिसाइकिल था। अब ये जो नया वाला ईवीएस है, इसमें हम लोगों को दो एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिलता है, वो है आपका रिफ्यूज वाला और एक हो गया आपका रिपर्पोज वाला। तो हर एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अभी ईएमआरएस का एग्जाम हुआ, वहाँ पर आप देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन वन लाइनर में भी डिस्क्रिप्टिव में पूछा जा रहा। तो रिफ्यूज मतलब क्या होता है कि उन सारे चीज़ों को आप नो कहेंगे जो हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। जैसे अगर आप कहीं दुकान गए हैं और प्लास्टिक वाले सिंगल यूज प्लास्टिक वाले थैला का यूज कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि उसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते। वो इन्वायरमेंट में जाएगा, मिट्टी में जाएगा और मिट्टी को बर्बाद करेगा। तो उन सारे प्लास्टिक बैग को आपको ना कहना। तो कॉन्सेप्ट में आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या देंगे, एग्जाम्पल में आप देंगे यहाँ पर कि राशन की दुकान पर प्लास्टिक बैग लेने से मना करना और कपड़े के थैले का उपयोग करना। यानी कोई भी प्लास्टिक बैग आपको मिलेगा दुकान वगैरह में, तो उसको आपको रिफ्यूज करना है, जो उसके जगह आपको क्लोथ का बैग, जूट का बैग, ये सारे यूज करना है। तो पहला हो गया आपका रिफ्यूज, यानी कि मना करना या अस्वीकार करना। सेकंड में आता है आपका रिड्यूस, यानी कि कम करना, यानी कि उतना ही आपको चीज़ें लेना है जो आपके लिए ज़रूरत है। यूज ओनली व्हाट यू ट्रूली नीड, जो आपको ज़रूरत है। अब जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, फिर भी आप उसको लेते जाते हैं, तो एक प्रकार से वो इन्वायरमेंट के लिए हार्म होता है। आपका कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे ही आपका कंजम्पशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली वास्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कंजम्पशन क्या करना है, कम करना है, सिर्फ और सिर्फ जो नीड है उसी का कंजम्पशन करना है। और ये आपका फॉलो करना है हर एक चीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर में, फूड में, या कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं वहाँ पर भी। जितना ज़्यादा आप सामान खरीदेंगे उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, वास्ट प्रोड्यूस होगा, जो कि आपके इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। अब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कमरे से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप क्या कर देंगे, लाइट पंखा को बंद कर देंगे। साथ ही साथ नहाते टाइम आप उतना ही पानी यूज करेंगे जितना ज़रूरी है, ना कि 4 बाल्टी 5 बाल्टी आप डालते जा रहे हैं बिना बेमतलब का। थर्ड वाला जो है वो है आपका रीयूज, यानी कि कोई भी सामान खरीदे हैं अगर आप, और अगर उससे उसको दोबारा यूज किया जा सकता है तो उसको यूज कीजिए दोबारा। ऐसा ना हो कि आप उसको फेंक दिए। यानी एक बार उपयोग के बाद चीज़ों को फेंकने के बजाय उन्हें उसी या किसी अन्य उद्देश्यों के लिए फिर से उपयोग करने का तरीका आपको ढूंढना होगा, जिससे क्या होगा, उसी सामान को आप बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप क्या दे सकते हैं, ओल्ड ग्लास का जो जैम होता है, कांच का जो अचार का जो बोतल वगैरह आता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। तो ये हो गया आपका रीयूज। तो डिस्क्रिप्टिव में भी इस टाइप से आप डाल सकते हैं छोटा छोटा पॉइंट, साथ में आपको एग्जाम्पल भी डालना है। इससे आंसर में जो है खूबसूरती दिखेगा, और जो एवोल्यूटर होगा उसको लगेगा कि आपके पास काफ़ी नॉलेज है और आप चीज़ों को अच्छे से क्या कर पाए हैं, प्रेजेंट कर पाए हैं। फोर्थ में आपके पास आता है रीपर्पज या रिफर्बिश, यानी कि नए उद्देश्य के लिए कोई चीज़ को उपयोग करना। यानी कि किसी वस्तु के कार्य को बदलकर उसे नया जीवन देना, यानी जिसे हम लोग अपसाइक्लिंग के नाम से जानते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि कोई भी पुराना जो चीज़ है, लीक या बाल्टी को फूलों के गमले में बदलना। अब आपके पास बाल्टी है, बाल्टी फट गया है, लीक हो गया, अब आप उस बाल्टी के साथ क्या कर सकते हैं, उसको फूलों के गमले में आप बदल सकते हैं। बगीचे का झूला बनाने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जो ओल्ड टायर्स है हम लोगों का, पुराने टायर्स है, उसका यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट में ये सारे चीज़ों को इंक्लूड करना है, वो है आपका रीपर्पज और रिफर्बिश। फिर आपका आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब क्या होता है कि जो भी वास्ट प्रोड्यूस किया आप, जो भी वास्ट मटेरियल है उसको प्रोसेस करना है और फिर एक नया प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर देना है। प्रोसेसिंग वास्ट मटेरियल टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये है आपका लास्ट स्टेप किस चीज़ के लिए, कोई भी 5R प्रिंसिपल में। तो 5R प्रिंसिपल में ये सारे पॉइंट को आप इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम्पल भी देते चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर ओल्ड न्यूज़पेपर को हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकलिंग प्लांट में भेज देते हैं, फिर वहाँ से नया पेपर और कार्डबोर्ड बन के आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको इंक्लूड करना है 5R प्रिंसिपल में। और 5R का मतलब क्या हुआ आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपका एक समरी टेबल लगाया गया है ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। पहला है आपका रीयूज। रीयूज मतलब आपको क्या करना है, मना करना है, से नो, डोंट टेक प्लास्टिक बैग्स एग्जाम्पल जैसे। रिड्यूस में क्या करना है, आपको कम से कम यूज करना है, जो ज़रूरत है उतना ही यूज करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर बचाते हैं और पावर भी हम लोग सेव करते हैं। फिर आता है आपका रीयूज। रीयूज में क्या होती है कि कोई भी चीज़ को हम लोग बार बार यूज करते हैं, मल्टीपल टाइम। जैसे कि जो डब्बा वगैरह होता है उस जार को हम लोग स्टोरेज के रूप में यूज करते हैं। रिपर्पज में क्या होता है कि उसका यूज को हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे कि जो पुराना बाल्टी वगैरह जो ख़राब हो गया है उसको हम लोग फूलों के गमला में चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया रिपर्पज। फिर आता है आपका रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब होता है कि कोई चीज़ को फिर से बनाना, पुनः रीमेक करना, यानी पेपर को प्रोसेस करके, मेटल को प्रोसेस करके हम लोग फिर उसको नया रूप दे देते हैं। तो यहाँ तक आपका पूरा 5R प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका जो MCQ पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा R हमें दुकान पर प्लास्टिक बैग को ना कहने के लिए कहता है। तो अभी अभी हम लोग बात किए कि जो रिफ्यूज वाला पार्ट है, रिफ्यूज क्या करता है, उसमें कहता है कि से नो। क्या कहना आपको, से नो। जो चीज़ जरूरी नहीं है उसको आपको ना कहना है। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे आप। तो सेकंड में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि हर दिन जो प्लास्टिक की बोतल खरीदने के बजाय रिफिल करने जगह पानी की बोतल का उपयोग करना। यानी हम लोग कहीं जाते हैं, बाहर वगैरह जाते हैं, तो हर दिन प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं। तो वो ना करके जो रिफिल करने जोगे, यानी स्टील का बोतल, ये सारे बोतल हम लोग क्यों यूज करना है। ये किस R को रिप्रेजेंट करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी ये किस R को हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या किए, कोई भी चीज़ को कम यूज किए, एक बार खरीद लिए और उसको हम लोग बार बार यूज किए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस किए। क्या किया हम लोग, रिड्यूस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो पुराने टायर को बगीचे के कुर्सी में बदलने की प्रक्रिया 21 R को डिनोट कर रहा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आप बताएंगे तो किस R को। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई नया उद्देश्य के लिए चीज़ों को यूज कर रहे हैं। तो रीपर्पोज क्या हो जाएगा आपका, रीपर्पोजिंग के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि एक कारखाना में नए डिब्बे बनाने के लिए पुराने एल्युमिनियम के डिब्बे को पिघलाया जाता है। तो ये किस R को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या कर रहा है, रिसाइकिल कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका रिसाइकिलिंग, यानी कि पुनर्चक्रण। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फिक्सिंग ए लीकी टैप टू सेव वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब कोई टपकते नल को अगर आप ठीक कर देते हैं तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि आप कम किए पानी के बर्बादी को। तो ये रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि पुरानी टी शर्ट का उपयोग करके सफाई के कपड़ों के रूप में किसका उदाहरण है। जो पुराना टी शर्ट है उस सब का यूज हम लोग किस में करते हैं, सफाई के कपड़ों के रूप में करते हैं, क्लीनिंग क्लॉथ के रूप में करते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा रीयूज का, एक ही चीज़ का हम लोग फिर से यूज कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हिच R इज कंसिडर्ड द मोस्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, यानी कौन सा R पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रिफ्यूज है, यानी कि मना करना, फालतू चीज़ों को लेना जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, वो सबसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि इससे कंजम्पशन कम होती है। कंजम्पशन कम होगी तो वास्ट भी आपका कम होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपनी पुरानी किताबों को फेंकने के बजाय पुस्तकालय को देना है। जो ओल्ड बुक्स हो गया, जिसको हम लोग क्या कर देते हैं, रद्दी के भाव बेच देते हैं बाहर, उसके जगह इसको आप कहाँ दे देंगे, लाइब्रेरी में दे देंगे। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा? तो वो जो किताब आप लाइब्रेरी में देंगे, कोई उसको फिर यूज करेगा, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा रीयूजिंग का, यानी कि पुनः उपयोग का। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि बाजार में बिना पैकेजिंग वाला उत्पाद चुनने से आपको किस चीज़ में मदद मिलती है? अब आप उन सारे प्रोडक्ट को चुनते हैं जो इसमें पैकेज नहीं किया हुआ, पैकेट नहीं बना हुआ है। इससे क्या होगा कि जो प्लास्टिक वगैरह का जो पैकेजिंग रहता है, जो बाद में इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है, और कागज़ का भी अगर पैकेजिंग है तो बाद में क्या होती है, उसको रिसाइकिल वगैरह होता है, तो इसमें इन्वायरमेंट को थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये किस चीज़ को एग्जाम्पल कर रहा है? ये दो चीज़ों को शो कर रहा है। एक रिफ्यूज कर रहे हैं आप प्लास्टिक वगैरह को, साथ ही साथ आप यूज भी कम कर रहे हैं, तो रिड्यूस, रिफ्यूज एंड रिड्यूस, इन दोनों चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कंपोस्टिंग किचन वेस्ट इनटू मैन्यूअर इज ए फॉर्म ऑफ, रसोई के कचरे को खाद में बदलना किसका एक रूप है? हम लोग क्या करते हैं, जो किचन में कचरा बचता है उसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, खाद में चेंज कर देते हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये रिसाइकलिंग का एग्जाम्पल है या रिपर्पोजिंग का एग्जाम्पल है। यानी कि जो रसोई के कचरे हैं उसको हम लोग कोई नए उद्देश्य के लिए भी यूज कर रहे हैं, और फिर इससे आपको रिसाइकिल भी हो रहा है, तो दोनों चीज़ों का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि कमरा छोड़ते समय लाइट बंद करने से ऊर्जा को डैश करने में मदद मिलती है। तो इससे क्या होती है, ऊर्जा का कंजम्पशन क्या होती है, कम होती है, तो ये रिड्यूस का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। 12 पूछा जा रहा है कि किस आर में आमतौर पर कारखाना और मशीनरी शामिल है? तो किस आर में फैक्ट्री एंड मशीनरी इन्वॉल्व है? तो फैक्ट्री एंड मशीनरी रिसाइकिल में इन्वॉल्व होता है। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रिफर्बिशिंग एन ओल्ड मोबाइल फ़ोन टू मेक इट वर्क अगेन, यानी कोई पुराना मोबाइल फ़ोन है उसको एकदम यूज ना करने से बेहतर है कि आप उसको ठीक करा लें। तो ये किस आर को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका रीयूजिंग का या रिपेयरिंग का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वाई शुड वी अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक? सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड क्यों करना चाहिए? तो सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग अवॉइड इसलिए करते हैं ताकि देखा, क्योंकि उसको हम लोग बार बार रीयूज नहीं कर सकते हैं, और बार बार अगर रीयूज नहीं कर सकते तो इन्वायरमेंट में जा कर के वो पॉल्यूशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। 15 यहाँ पर पूछा जाता है कि मेकिंग ए पेंसिल होल्डर आउट ऑफ ए प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बोतल का यूज करके अगर आप पेंसिल होल्डर बनाते हैं तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा? तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा रिपर्पोजिंग का, यानी कि उस प्लास्टिक बोतल को आप कोई नया उद्देश्य दिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फॉर द फाइबर? कौन सा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है? यानी 5 आर का जो मतलब आपको समझाए थे, पहला आर क्या था? पहला आर आपका रिफ्यूज था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सब में अलग अलग है। तो पहला आर आपका रिफ्यूज है। रिफ्यूज के बाद आपका क्या हो जाएगा? रिफ्यूज के बाद आपका हो जाएगा रिड्यूस करना। क्या करेंगे आप? रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस के बाद आप क्या करेंगे? रिड्यूस के बाद आप उस चीज़ को रिव्यूज करेंगे। रिव्यूज के बाद क्या था आपका? रिव्यूज के बाद था आपका ये ऑप्शन अलग टाइप से। तो पहला आपका रिफ्यूज था, फिर रिड्यूस था, फिर रिव्यूज था। यहाँ पर तीन ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 5 आर जैसे आपको बताए थे सीरियली, उसी टाइप से आपको वहाँ पर याद रखना। 17 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रिफ्यूजिंग टू बाई थिंग्स यू डोंट रियली नीड, आप कोई ऐसा चीज़ को आप खरीद रहे हैं जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, तो ये किस आर के अंतर्गत आएगा? यानी आप उसको नहीं खरीद रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका रिफ्यूजिंग के अंतर्गत आ जाएगा। 18 आपसे पूछा जा रहा है कि डिजिटल नोट्स का यूज करना पेपर नोटबुक की जगह ये किस चीज़ फाइबर के किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका पेपर वेस्ट को आप क्या करेंगे? कम करेंगे। अगर आप डिजिटली यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ही पीडीएफ हर एक जगह यूज हो रहा, तो पेपर तो बन नहीं रहा, तो क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट के लिए क्या है? बेनिफिशियल है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 पूछा जा रहा है कि आप स्किलिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डज आप साइकिलिंग मीन? तो आप साइकिलिंग का मतलब क्या होता है कि मेकिंग समथिंग बेटर एंड मोर यूजफुल फ्रॉम वास्ट, कचरे से कुछ बेहतर और अधिक उपयोगी बनाने को ही हम लोग अप साइकिलिंग के नाम से जानते हैं। तो 19 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 अगर पूछा जाए आपसे, 20 यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी फॉलो, सतत विकास तभी संभव है जब हम क्या पालन करेंगे? जब हम 5 आर प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे।
तो ये भी आप डिस्क्रिप्टिव में डाल सकते हैं कि 5R प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है। ये एक बढ़िया लाइन होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनकर ही थोड़ा बढ़िया फीलिंग आता है, तो वहाँ ज़्यादा नंबर देने के चांसेस आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। टोटल 10 चैप्टर्स है, उसी टाइप से हर एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो पहला चैप्टर आपका वाटर के बारे में है, चैप्टर 1 वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ, यानी जल जीवन का आधार। ये सारे आपका समारी नोट्स आपको देखने को मिलेगा। पहला है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, यानी जल का क्या महत्व है। हम लोग सभी जानते हैं कि वाटर जो होती है इसेंशियल है सारे लिविंग बींग्स के लिए। हम लोग इसका यूज ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड फार्मिंग के लिए करते हैं। फिर आप यहाँ पर अगर वाटर से संबंधित नोट्स लिखने के लिए बोला जाए तो फिर आप ऐड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हम लोग वाटर प्राप्त करते हैं। तो सोर्सेस ऑफ वाटर हम लोग सभी जानते हैं। तो इसमें से कुछ पॉइंट है, जैसे कि वाटर का प्राइमरी सोर्स क्या है, तो रेन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। अदर सोर्स में आपका रिवर्स आ जाएगा, लेक्स आ जाएगा, तालाब आ जाएगा, कुआं आ जाएगा, ग्लेशियर जो है, ये सारे आपका क्या है, सोर्सेस ऑफ वाटर है। फिर आप यहाँ पर ऐड करेंगे वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल के बारे में आपको जानना जरूरी है। वाटर साइकिल क्या है, व्हाट इज वाटर साइकिल। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। यानी कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल तक और वापस जल की निरंतर गति को जल चक्र कहा जाता है। अब पूरा का पूरा वाटर साइकिल में कुछ स्टेप इन्वॉल्व होती है, जैसे कि इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड पर्सिपिटेशन। सबसे पहले पानी का क्या होती है, जो वाटर आपका अर्थ में अवेलेबल है उसका इवापोरेशन होता है, बाष्पीकरण होता है। फिर वो वायुमंडल में जा करके एटमॉस्फेयर में जाके वो क्या होती है, कंडेंसेशन होती है, संघनन होती है उसका, और फिर बाद में क्या होती है, बारिश होती है। तो ये तीन सीक्वेंस आप याद रखिएगा, पहला इवापोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर पर्सिपिटेशन। अभी डिटेल्स में इसका डायग्राम भी बनाया है, ये डायग्राम भी आपको डिस्कस करेंगे। फिर आपको यहाँ याद रखना है वाटर कंजर्वेशन के बारे में। तो वाटर कंजर्वेशन क्या है, तो ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोगों की पृथ्वी में फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। वी मस्ट सेव वाटर, अगर हम लोग पानी को सेव नहीं करेंगे तो वाटर क्राइसिस हो जाएगा। आप देखते भी है आज की डेट में मुंबई, दिल्ली, ये सारे जगह पर वाटर क्राइसिस देखने को मिलता है। इवन दो विलेजेस में भी वाटर क्राइसिस गर्मी के दिनों में देखने को मिलती है। तो कुछ टेक्निक का यूज करेंगे, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें क्या करती है, वाटर को सेव करती है। फिर इसमें आपको मेंशन करना है कि वाटर के रूप यानी जल के रूप के बारे में। हम लोग जानते हैं कि वाटर जो होती है तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि सॉलिड आइस के फॉर्म में, लिक्विड में, वाटर के फॉर्म में, और गैस में आपका वाटर वेपर के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब आपको एमसीक्यू डील करना है इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हिच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। तो प्राइमरी सोर्स क्या है, वर्षा, रेन जो है वाटर का प्राइमरी सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जल को जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो वाटर का वाटर वेपर में जो कन्वर्जन होती है, इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इवापोरेशन, यानी कि बाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ दीज इज ए मेथड टू सेव रेन वाटर, यानी कि रेन वाटर को सेव करने की कौन सी एक मेथड है। तो रेन वाटर को सेव करने की जो मेथड है वो है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा जल संचयन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन व्हिच स्टेट डज वाटर एग्जिस्ट इन ग्लेशियर्स, यानी किस राज्य में जो है, व्हिच स्टेट ने, सॉरी राज्य नहीं, स्टेट यानी कि अवस्था, यानी कि ग्लेशियरों में पानी किस अवस्था में होती है। तो आप अगर ग्लेशियर्स में जाएंगे तो पानी वहाँ पर आपको आइस के फॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी कि सॉलिड, क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल का भूमिगत स्रोत है, अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर। तो अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेल जो कुआं है, कुआं अंडरग्राउंड वाटर ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू, जो बादलों का निर्माण होती है ये किसके कारण होता है। तो बादलों का जो निर्माण होता है वो आपका कंडेंसेशन का होती है, जो पानी पृथ्वी से इवापोरेट होकर वायुमंडल में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वहाँ पर वो उसका क्या होता है, कंडेंसेशन होती है, जिसको हम लोग बादल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो ये आंसर सभी को पता है कि 71% पृथ्वी का पार्ट ऐसा है जिसमें क्या हुआ, वाटर से वो क्या कवर्ड है, ढका हुआ है। 8 पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ दीज इज नॉट ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है। तो झील हो गया, झरना हो गया, नदी हो गया, इन तीनों जगह से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, फ्रेश वाटर प्राप्त करते हैं। और जो ओशियन है वहाँ पर पानी तो है, बट वो क्या है आपका
मीठे पानी का स्रोत नहीं है, वो आपका सलाइन वाटर है जिसका हम लोग डायरेक्टली कोई यूज नहीं कर सकते हैं, उसको प्रोसेस करना पड़ता है जिसमें काफ़ी महंगा होती है वो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कि वाटर इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज। कारखाने में हम लोग पानी का उपयोग क्यों करते हैं? तो कारखानों में जो हम लोग पानी का उपयोग करते हैं कोई भी गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्लांट नीड वाटर। प्लांट को पानी की जरूरत क्यों है? तो प्लांट को पानी की जरूरत होती है फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। बॉइलिंग वाटर किस चीज़ में हेल्प करती है? तो बॉइलिंग वाटर क्या होती है? बॉइलिंग वाटर क्या करती है, जो पानी में जीवाणु वगैरह रहती है, जर्म्स वगैरह रहती है, इसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है, यानी कि कीटाणुओं को मारने में। 12 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो जल का गैसीय रूप क्या है? तो जल का गैसीय रूप क्या हो जाएगा आपका? जलवाष्प, यानी कि वाटर वेपर। 13 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का प्रमुख कारण क्या है? तो वाटर पोल्यूशन का प्रमुख कारण है नदियों में कचरों का फेंकना। आज के डेट में हम लोग देखते हैं जितने भी बढ़िया बढ़िया रिवर था, जो पहले एक टाइम में उसका पानी को डायरेक्टली पिया जाता था, आज वो सारे क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया ड्यू टू वास्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, कचरा को डायरेक्ट हम लोग नदी में फेंक देते हैं, जो कि जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। 14 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा फेस्टिवल अक्सर जल से जुड़ा हुआ है? तो ऐसा फेस्टिवल का नाम आपको बताना है जो वाटर से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो छठ पूजा किया जाता है, छठ पूजा में अर्घ देते हैं नदी किनारे, तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ, वाटर से जुड़ा हुआ एक फेस्टिवल है जो इंडिया में मनाया जाता है। 15 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इफ़ यू यूज इट एक्सेसिवली। यानी कि अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा पानी का खपत करेंगे, पानी का कंजम्पशन करेंगे, यूज करेंगे, तो ग्राउंड वाटर के लेवल में क्या होगी, तो कमी आएगी। तो सिंपल ये है कि इट गोज डाउन, ये और नीचे चला जाएगा। आज के डेट में भी बहुत नीचे चला गया है। 16 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंज्यूम्स द मोस्ट वाटर। किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पानी की खपत होती है? तो आप यहाँ देखेंगे तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पानी की खपत होती है। 17 पूछा जा रहा है कि पोर्टेबल वाटर की मतलब क्या होती है? पोर्टेबल वाटर यानी पेयजल। पेयजल का मतलब क्या होती है कि जो पानी, जो वाटर ड्रिंकिंग के लिए फिट है। पानी तो बहुत सारा मिलता है बट सारा पानी को पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। तो पीने योग्य पानी को हम लोग क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर के नाम से जानते हैं। 18 पूछा जा रहा है कि डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर। नदियों में डैम हम लोग क्यों बनाते हैं? तो नदियों में डैम हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, साथ ही साथ सिंचाई के लिए भी डैम बनाया जाता है। 19 पूछा जा रहा है कि वाटर एक्सपेंड्स, पानी फैलता है जब क्या होती है, जब फ्रीजेज इनटू आइस, जब ये आइस के बर्फ में जमा हो जाती है तो पानी क्या होती है, फैलता है। 20 पूछा जा रहा है किसे वाटरमैन के नाम से जानते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जल पुरुष जो है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, तो बट उससे पहले बहुत कोई ये कमेंट करेंगे अब कि ये सब बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन है, आएगा कि नहीं आएगा, बट ये क्लास 5 का कंटेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन में से 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा जिसका आंसर आपको नहीं मालूम होगा, मैक्सिमम का आपका मालूम होगा, क्योंकि क्लास 5 का कंटेंट है और अभी तक आप बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। बट उन्हीं में से जो होता है ना, कोयला में हीरा ढूंढना, खदान में हीरा ढूंढना, ये बात ईवीएस के साथ है। कुछ उसमें से ऐसा क्वेश्चन होता है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं होता, जो आपको इन सारे सेशन के माध्यम से मालूम चलेगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 किस चीज़ के बारे में बात करता है? नदी के बारे में। अब इस चैप्टर को आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फैक्ट जानने को मिलेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको देखना है कि नदी का उद्गम, ओरिजिन ऑफ रिवर, यानी रिवर, नदी का जन्म कहाँ से होती है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि मैक्सिमम रिवर जो होती है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स का जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? पहाड़ों से शुरू होती है, माउंटेन से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर क्या, ऊंचे स्थानों पर क्या होते हैं, ग्लेशियर होती है, झरनों होती है, और यहीं से जो होती है क्या होती है, उसका ओरिजिन स्टार्ट होती है। एट द सोर्स के जगह पर, उद्गम स्थल पर पानी क्या होती है, बहुत ही साफ होती है, क्योंकि वहाँ पर कचरा वगैरह फेंकने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो पानी तो साफ होता ही है। बट जैसे जैसे ये इंसान के नज़दीक आते जाता है, गांव शहर में आते जाता है, तो पानी गंदा होते चला जाता है, क्योंकि हम लोग उसमें कचरा फेंकते जाते हैं। बहुत ही क्लीन होता है सोर्स वाटर, सोर्स के पास वाटर, साथ ही साथ उस टाइम बहुत ही तेज़ी से बहता है वो। अब यहाँ पर जैसे नदी की अवस्थाएं, नदी के कितनी स्टेजेस होती है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेजेस अब रिवर में सबसे पहला आपको याद रखना है अपर कोर्स होती है, जहाँ पर नदी का स्पीड काफ़ी हाई होती है, और कहाँ से शुरू होती है, जहाँ से वाटरफॉल के पास से स्टार्ट होगा, डीप वैली में। इस टाइप के कोर्सेस आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग ऊपरी मार्ग के नाम से जानते हैं।
सेकंड में आता है आपका मिडिल कोर्स यानी मध्य मार्ग नदी का। जैसे ही वो प्लेन में घुसेगा, जैसे कोई शहर वगैरह में घुसेगा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और वो कर्व बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसे हम लोग मेंडर्स के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है मेंडर्स क्या होती है। जैसे ये नदी जा रही है, अब ये नदी यहाँ पर क्या बनाया, कर्व बनाया, तो ये जो कर्व बना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंडर्स के नाम से जानते हैं। ये क्या है, मेंडर्स है। ये जो यहाँ पर कर्व देखने को मिला, फिर ये नदी आगे बढ़ जाएगी, तो ये आपको विसर्प के नाम से जानते हैं इसे हम लोग हिंदी में। और ये नदी का किस स्टेज है, ये मिडिल कोर्स है, मध्य मार्ग है। फिर आपका नदी का लास्ट स्टेज आता है जिसे हम लोग लोअर कोर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि निचला मार्ग। ये क्या होती है, इस टाइम नदी जो होती है बहुत ही धीमी हो जाती है और बहुत सारे तलछट ले जाती है। यानी जैसे जैसे ऊपर से आ रहा है तो उसके साथ में गाद रेत ये सब भी लेकर आ रहा है, और ये क्या हो जाती है, उसका स्पीड स्लो हो जाती है और लास्ट में कहाँ पर मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। और समुद्र में मिलने से पहले नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डेल्टा कहाँ पर बनता है। तो ये जैसे नदी है, क्या रिवर है, तो ये रिवर जब समुद्र में आके मिलेगा, ये सी है, समुद्र में मिलेगा, तो समुद्र में जहाँ पर मिलता है, जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर, वहाँ पर आपका क्या बनती है, डेल्टा बनती है। जैसे कि आपका सुंदरबन डेल्टा, तो आप याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा के बारे में। सुंदरबन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में, तो सुंदरबन डेल्टा बनती है। तो यानी नदी जब समुद्र से मिलती है तो क्या फॉर्म होती है, डेल्टा का फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको स्टेजेस ऑफ रिवर में याद रखना है। फिर हम लोगों को क्या याद रखना है, फिर यहाँ पर आपको याद रखना है कि नदी के क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है और डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जब कोई एक छोटा रिवर एक बड़ा रिवर को ज्वाइन करता है तो उसे हम लोग ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं, हिंदी में सहायक नदी इसे बोलते हैं। और जब कोई नदी समुद्र के पास छोटी धाराओं में टूट जाती है तो उसे हम लोग वितरिकाई यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है ऑनलाइनर में कि व्हाट इज ट्रिब्यूटरीज एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, तो स्मॉल रिवर दैट जॉइन ए लार्ज रिवर इज कॉल्ड ए ट्रिब्यूटरी, और व्हेन ए रिवर ब्रेक्स इनटू स्मॉलर चैनल्स नियर द सी दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना। अब नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा, तो नोट्स के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर में एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहीं से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन इम्पैक्ट एंड पोल्यूशन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे जैसे नदियाँ शहरों से गुजरती है तो कारखाना का जो कचरा है, फैक्ट्री वेस्ट हो गया, जो सुएज हो गया, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें नदी में मिलती जाती है, जिससे नदी क्या होती जाती है, प्रदूषित होती जाती है। तो ये क्या करता है, मछलियों को नुकसान पहुंचाता है और पानी को पीने के लायक नहीं छोड़ता है, तभी हम लोगों को जार खरीदना पड़ता है। फिर यहाँ पर आता है रिवर कंजर्वेशन, नदी का संरक्षण। नदी को साफ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा प्रोजेक्ट चला रही है, तो नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट चलाती है। अपनी जल विरासत की रक्षा के लिए हमें नदियों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। सबसे पहला चीज़ कि नदी में कचरा फेंकना बंद कीजिए, और ये सारे चीज़ आप भी लोगों को बताइए, तब अवेयरनेस आएगा कि कचरा फेंकने से नदी बर्बाद हो रही है, नदी का असम्मान होती है। ये सारी चीज़ जब तक लोगों को पता नहीं चलेगी तब तक लोग क्या करेंगे, नदी पर कचरा फेंकते रहेंगे और ये बर्बाद करते रहेंगे किसको, इन्वायरमेंट को। तो क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे इस क्लास का, इस चैप्टर का। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है कि व्हेयर डू मोस्ट रिवर्स ओरिजिनेट, अधिकांश नदियाँ कहाँ से निकलती है। तो अभी अभी हम लोग बात किए, मोस्ट ऑफ द रिवर्स आपका कहाँ से निकलती है, माउंटेन से। कहाँ से, पहाड़ों से, ग्लेशियर्स से। यानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग मूव करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैदानों में नदी द्वारा बनाए गए बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है। तो व्हाट आर द लार्ज कर्व्स फॉर्म्ड बाय रिवर इन द प्लेन। तो बड़ा बड़ा कर्व बनती है जब नदी आगे बढ़ती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, यानी मेंडर्स के नाम से जानते हैं। क्या हो गया, ये मेंडर्स कहते हैं इसे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स ए ट्रिब्यूटरी, इनमें से कौन सहायक नदी का वर्णन करता है। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जब एक स्मॉल रिवर, छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है, ए स्मॉल रिवर ज्वाइनिंग ए बिग रिवर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ इज द कलर ऑफ रिवर वाटर नियर इट्स सोर्स, यानी उद्गम स्थल के पास नदी के पानी का रंग कैसा होती है। तो उद्गम स्थल के पास नदी का पानी एकदम क्लियर होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, पूरा साफ होती है। तो 4 का आंसर ए हो जाएगा। 5 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ट्राइंगुलर एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ ए रिवर, नदी के मुहाने पर बनने वाले त्रिकोणीय भूमि क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेल्टा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शहर पहुँचने पर नदी का पानी गंदा क्यों हो जाता है। ये सब हम सभी जानते हैं, ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वास्ट के कारण नदी क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है, पानी पीने लायक नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ रिवर एज इट इंटर्स द सी।
तो जैसे जैसे समुद्र की ओर आगे बढ़ती जाती है नदी, तो नदी की स्पीड कम होती जाती है, इट डिक्रीजेज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से भारत में नदियों की सफाई की प्रसिद्ध परियोजना कौन सा है। तो रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट कौन सा है जो आज के डेट में रन हो रही है इंडिया में, तो ये है आपका नमामि गंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन साफ नदी के पानी में रह सकता है लेकिन प्रदूषित पानी में मर जाता है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी एक्वेटिक लाइफ सिस्टम तभी सपोर्ट होगा जब पानी क्या रहेगा, साफ रहेगा, नॉन पोल्यूटेड रहेगा। पानी जैसे पोल्यूट होगा एक्वेटिक लाइफ सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिश। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द प्लेस वेयर ए रिवर मीट्स द सी, एक वो स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग मोहाना यानी कि माउथ के नाम से जानते हैं। 11 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाई आर स्टेप्स बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि जो घाट बनाया जाता है नदियों के किनारे, ये क्यों बनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ताकि इंसान क्या कर सके, नहा सके और राइचुअल्स यानी जो भी अनुष्ठान वगैरह है इसे कंप्लीट कर पाए। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो नदी इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर में नाम क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गंगा नदी। क्या आ जाएगा, गंगा नदी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सिल्ट, सिल्ट क्या है यानी गाद क्या है। सिल्ट क्या है, तो फाइन सैंड एंड क्ले कैरिड बाय रनिंग वाटर, बहते पानी द्वारा लाई गई महीन रेत और मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्ट यानी कि गाद के नाम से यहाँ पर हम लोग जानते हैं। 14 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रिवर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर्स बिकॉज दे प्रोवाइड, रिवर किसानों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे क्या प्रदान करते हैं, ये वाटर प्रदान करते हैं सिंचाई के लिए, तो वाटर फॉर इरीगेशन। 15 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच प्रोसेस हेल्प्स इन कीपिंग द रिवर वाटर नेचुरली क्लीन टू सम एक्सटेंट, किस प्रोसेस से जो रिवर वाटर होती है वो क्लीन रहता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फास्ट फ्लो एंड रॉक्स। तेज बहाव और पत्थर रहेगा तो क्या होती है आपका रिवर का जो स्पीड है, स्पीड ज़्यादा रहेगी तो पानी क्या रहेगा आपका, साफ रहेगा नेचुरली। 16 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिस नदी में साल भर पानी नहीं रहता उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिस नदी में साल भर पानी नहीं रहता उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सीजनल रिवर कहते हैं। बारिश के पानी पर डिपेंडेबल होती है। और बारहमासी नदी यानी पेरिनेनियल रिवर किसे कहते हैं, जिस सब नदी का उत्पत्ति ग्लेशियर से होती है और 12 मास यानी हमेशा पानी देखने को मिलता है। तो 17 की ओर मूव करेंगे और 17 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, तो पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। 18 पूछा जा रहा है कि डंपिंग केमिकल्स इनटू रिवर, बहुत सारे इंडस्ट्री क्या करता है कि उसका जो केमिकल डंपिंग होती है उसको कहाँ पर कर देती है, रिवर में कर देती है। तो इससे क्या होती है, इससे वाटर पोल्यूट हो जाती है, तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। 19 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ गंगा रिवर गंगेज, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो हम लोग सभी जानते हैं गंगा नदी की जो उत्पत्ति होती है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। 20 पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वे टू प्रोटेक्ट रिवर, कौन सा जो है नदी की रक्षा करने का एक तरीका नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लास्टिक में लिपटे फूल और मूर्तियाँ को जो हम लोग नदी में फेंक देते हैं, ये नदी को प्रोटेक्ट करने का एक प्रोसेस नहीं है। प्लास्टिक को नहीं फेंकना चाहिए, भले मिट्टी को आप मिट्टी के बने हुए मूर्ति को फेंक सकते हैं, बट प्लास्टिक को फेंकना क्या है, ये रिवर को क्या करती है, पोल्यूट करती है। मूव टू दी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 आपकी किसके बारे में है, फूड के बारे में है। तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि वाई वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, बिना भोजन के हम लोग जिंदा रह सकते हैं कि नहीं रह सकती है, सारी चीज़ें के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज़ याद करना है आपको कि फूड का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोगों को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हम लोग कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। तो इसलिए फूड जरूरी है। फूड क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है और साथ ही साथ बीमारियों से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देना है सिंपली। अब यहाँ पर है कि भोजन की यात्रा, भोजन कहाँ से क्या होता है, ये प्रोसेस याद रखिएगा। कैसे कैसे पूरा जो आपके प्लेट में खाना आता है तो उससे पहले क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट याद रखिए, पहला किसान क्या करता है, बीज को बोता है। सिंपली आप अगर चावल को एग्जाम्पल मानकर आगे बढ़िएगा तो बेहतर होगा। तो बीज बोया जाता है, फिर उसकी कटाई, फिर क्या किया जाता है, उसका कटाई किया जाता है। कटाई करने के बाद वो कहाँ पहुँचती है, मंडी में पहुँचती है। मंडी के बाद वो खुदरा विक्रेता के पास पहुँचता है और फिर वो आपके घर के किचन में पहुँचता है। फिर यहाँ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि जो डाइजेशन है ये माउथ यानी आपके मुंह से स्टार्ट होती है, जहाँ पर क्या होती है, सलाइवा रिलीज होती है। ये फूड के साथ मिक्स होके फूड को सॉफ्ट बनाती है, भोजन को नरम करती है।
फिर ये भोजन जो है ये कहाँ पहुँचता है, फूड पाइप यानी कि भोजन नली के माध्यम से ये आपका आमाशय यानी कि स्टोमक में पहुँचता है और फिर इंटेस्टाइन में पहुँचता है, और जहाँ से न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आप डायग्राम यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले फूड कहाँ पर, माउथ में, माउथ के बाद ये एसोफेगस के पास जाता है, जिसे हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं। एसोफेगस ही आपका खाद्य नाली है, फूड पाइप, ठीक, खाद्य नली। अब फिर ये कहाँ पहुँचा, आपका स्टोमक में पहुँचा, फिर ये स्टोमक के बाद ये आपका पहुँच गया स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच गया। तो ये सारे क्या है, प्रोसेस है आपका फूड का। फिर हम लोग बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन का, खाद्य संरक्षण क्या है। तो टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग वी यूज दिस मेथड, यानी खाद्य को बचाना, स्पॉइल होने से, सड़ने से बचाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य संरक्षण कहते हैं। तो इसके लिए 3 स्टेप उठाया जाता है। जैसे पहला हो गया ड्राइंग, हम लोग क्या करते हैं कि मॉइस्चर को हटा देते हैं, जैसे पापड़ में, साथ ही साथ बहुत सारे अनाजों में। फिर पिकलिंग करते हैं, हम लोग अचार बना सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रेफ्रिजरेंट यानी कि फूड को हम लोग लो टेम्परेचर में रख कर फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप है क्या, फूड प्रिजर्वेशन का। फिर अगर हम लोग बात करें भारत के बारे में, तो भारत में जलवायु और संस्कृति के आधार पर विभिन्न प्रकार की भोजन की आदत है। जैसे दक्षिण भारत में चावल मुख्य भोजन है, जबकि उत्तर भारत में गेहूँ जो है एक मुख्य भोजन है। तो ये सारे पॉइंट भी वहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। मूव टू दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव पहला पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में कहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुंह में कौन सा पदार्थ भोजन को नरम और निगलने में आसान बनाने में मदद करता है। तो जैसे ही फूड को आप माउथ में लेते हैं तो माउथ से क्या रिलीज होता है, सलाइवा रिलीज होती है, जो जो फूड को सॉफ्ट और निगलने के लिए आसान बनाता है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भोजन के हम तक पहुँचने का सही क्रम क्या है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड। तो सबसे पहले बीज बोया जाता है, फिर कटाई किया जाता है, जो प्रोसेस हम लोग अभी अभी डिस्कस किए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका फार्मिंग हो जाएगा। पहले खेत में रहता है फसल, उसके बाद फसल कहाँ, फार्मिंग से कहाँ पहुँचता है, मंडी में पहुँचता है। मंडी के बाद ये कहाँ पहुँचता है, ये शॉपकीपर दुकानदार के पास पहुँचता है, फिर ये आपके घर में पहुँच जाता है। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आम पापड़ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का हम लोग यूज करते हैं। तो पापड़ बनाने के लिए हम लोग कौन सा विधि यूज करते हैं, इसको धूप में सुखाते हैं, उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको हम लोग हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दस्त और उल्टी से पीड़ित व्यक्ति को क्या देना चाहिए। कोई ऐसा पर्सन है जो सफरिंग कर रहा है किस चीज़ से, लूज मोशन से और वोमिटिंग से, तो हम लोग उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग उसको ORS सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि कवक किस प्रकार के भोजन में आसानी से उग जाते हैं। आप देखेंगे कुछ ऐसे फूड होती है जैसे कि आपका ब्रेड हो गया, जो मॉइस्ट ब्रेड है जिसमें थोड़ा बहुत पानी का मात्रा है, उसमें क्या आ जाती है, कवक यानी फंगाई देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बैलेंस्ड डाइट। इनमें से कौन सा जो है संतुलित आहार है। तो संतुलित आहार क्या हो जाएगा, जैसे कि राइस, दाल, वेजिटेबल्स, ये आपका बैलेंस डाइट के काउंट में आ जाएगा। व्हाट हैपेंस टू फूड इन द स्टोमक, यानी पेट में भोजन का क्या होती है। तो जैसे ही भोजन आपका स्टोमक में पहुंचता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, आपका इसे मथा जाता है और पाचक रसों के साथ इसे मिलाया जाता है, डाइजेस्टिव जूस के साथ इसको मिक्स किया जाता है। वाई डू वी पुट लेवल्स ऑन फूड पैकेट। फूड पैकेट में हम लोग लेवल क्यों लगाते हैं, तो फूड पैकेट में हम लोग लेवल लगाते हैं इसलिए ताकि ये पता चले कि उसका एक्सपायरी डेट क्या है, और साथ ही साथ वो जो फूड है वो किस किस इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट सेंस हेल्प व्हिच सेंस हेल्प्स अस आइडेंटिफाई फूड हैज गॉन बैड, यानी कौन से इंद्रिय हमें यह पहचानने में मदद करता है कि भोजन खराब हो गया। तो ये कैसे पता चलता है, आपको दृष्टि देख कर आप कर सकते हैं, साथ ही साथ स्मेल, गंध से भी आप बता सकते हैं कि फूड जो है सही है या नहीं है। 11 आपसे पूछा जा रहा है कि हु इज ए फार्मर। फार्मर कौन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो फसल उगाते हैं उसे हम लोग किसान कहते हैं। 12 पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। तो दक्षिण भारत के लोग जनरली क्या, राइस का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा करते हैं। 13 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर सुरक्षित करना, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन। क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन। 14 है कि इनमें से किसका उपयोग आचार में प्राकृतिक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो आचार में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आचार में हम लोग सॉल्ट एंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डॉक्टर बॉमेंट ने यो समझने के लिए कौन सा, तो डॉक्टर बॉमेंट ने जो है
ये कौन सा प्रयोग किया था, ये कि स्टोमक में डाइजेशन कैसा होता है, ये प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर बॉमेट के द्वारा किया गया था। लेक ऑफ प्रॉपर फूड लीड्स टू, अगर उचित भोजन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर बढ़िया भोजन आपको नहीं मिलेगा तो आपके अंदर क्या आएगी, वीकनेस, और साथ ही साथ बीमारी देखने को मिलेगा। 17 पूछा जा रहा है कि जीभ का कौन सा भाग जो है मीठा स्वाद चखता है। तो मीठा स्वाद जो है ये आपको जीभ का जो फ्रंट वाला पार्ट है, टीप वाला पार्ट है, वहाँ पर ये मीठा स्वाद आपको देखने को मिलेगा। 18 आपसे पूछा जा रहा है कि हमें भोजन को अच्छी तरह क्यों चबाना चाहिए। हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो भोजन को बढ़िया से चबाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, बेहतर डाइजेशन के लिए। 19 पूछा जा रहा है कि पोटैटोज एंड ऑनियन शुड बी स्टोर्ड, आलू और प्याज को हम लोग कहाँ पर संग्रहित करते हैं। तो आलू और प्याज को जनरली हम लोग बंद कंटेनर में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। 20 पूछा जा रहा है कि स्प्राउट्स आर कंसिडर्ड हेल्थी बिकॉज दे आर रिच इन, जो अंकुरित अनाज होती है ये स्वस्थ माने जाते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स एंड विटामिन हम लोगों का पाया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्ले स्टोर मूव कीजिएगा KVS PRT टायर 2 का, वहाँ पर बहुत सारे सेशन अभी तक आपको कंडक्ट कराया जा चुका है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग स्कूल के बारे में कुछ पॉइंट आपको याद दिलाएंगे, आपको पता भी होगा बट इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करना है आपको, ताकि आप एग्जाम हॉल में बेहतर परफॉर्म करके आ पाए। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि स्कूल जो है एक कम्युनिटी के तौर पर काम करता है, एक समुदाय के रूप में काम करता है। पहला चीज़ कि स्कूल क्या है, स्कूल एज ए कम्युनिटी। स्कूल एक बिल्डिंग नहीं है, इट इज़ ए कम्युनिटी जहाँ पर कौन कौन रहते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ एक साथ काम करते हैं। और किसी भी इंसान के लिए ये एक सेकेंड होम होता है जहाँ पर हम लोग क्या सीखते हैं, वैल्यू सीखते हैं, शेयरिंग की चीज़ें सीखते हैं, हेल्पिंग यानी हेल्प करना सीखते हैं, और दूसरों को रेस्पेक्ट करना सीखते हैं। तो स्कूल एज ए कम्युनिटी में ये 3-4 लाइन आप ऐड कर सकते हैं। लर्निंग बियॉन्ड बुक्स, किताबों से परे सीखना। इसमें आपको क्या करना है कि स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ हम लोग किताब से नहीं सीखते, बल्कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, इन सारी चीज़ों से भी हम लोग सीखते हैं स्कूल में। वर्किंग इन द स्कूल गार्डन और लाइब्रेरी हेल्प अस गेन प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आप स्कूल के गार्डन में काम करेंगे, लाइब्रेरी में काम करेंगे तो आपको और बेहतर नॉलेज प्राप्त होगा। फिर पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्यों, जिसमें हम लोग बाल संसद का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे स्कूल्स में क्या होती है, बाल संसद होती है, चाइल्ड कैबिनेट होती है, जहाँ हर एक बच्चों को कुछ ना कुछ मिनिस्टर बनाया जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर। इससे क्या होती है, समाज के प्रति अवेयरनेस फैलता है। इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी में अगर आप देखेंगे तो हैप्पी स्कूल इज वन वेयर एवरी चाइल्ड इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स फील वेलकम एंड सपोर्ट। एक हैप्पी स्कूल यानी कि सुखद स्कूल वो है जहाँ पर क्या होती है, जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उसको भी क्या है, बढ़िया से स्वागत किया जाए, सपोर्ट किया जाए, उसी स्कूल को हम लोग बेहतर मानेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, हर एक टाइप के लैंग्वेज को, कल्चर को, एबिलिटीज़ को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करता हो। फिर आपको यहाँ याद रखना है कि मेंटेनिंग और स्कूल, हमारे स्कूल का रखरखाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, श्रमदान करते हैं। श्रमदान क्या है, तो श्रमदान एक ऐसा तरीका है, श्रमदान एक वॉलंटरी लेबर का कॉन्सेप्ट है, जहाँ हर एक बच्चा स्कूल के साफ सफाई में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट के लिए। ऑब्जेक्टिव में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट मेक्स ए स्कूल हैप्पी प्लेस। एक स्कूल को हैप्पी प्लेस क्या चीज़ बनाता है, प्यार, सम्मान और सहयोग, लव, रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। द बाल संसद इन स्कूल्स इज फॉर्म्ड टू टीच स्टूडेंट्स। बाल संसद स्कूलों में क्यों बनाया जाता है, तो बाल संसद स्कूलों में बनाया जाता है डेमोक्रेसी और लीडरशिप के बारे में और बेहतर जानने के लिए, डेमोक्रेसी एंड लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि which of these is a way to show respect to school property। इनमें से कौन सा जो है स्कूल की संपत्ति के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। तो ये कौन सा तरीका हो जाएगा आपका, कीपिंग द वॉल्स एंड फर्नीचर क्लीन। अगर आप स्कूल के वॉल और फर्नीचर को साफ रखते हैं तो ये आपके स्कूल प्रॉपर्टी के प्रति रेस्पेक्ट को शो करता है। हु इज़ द हेड ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता है उसे हम लोग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज श्रमदान। श्रमदान क्या है, तो वॉलंटियरी फिजिकल लेबर फॉर ए गुड कॉज। किसी बेहतर काम के लिए जो आप हम लोग लेबर डोनेट करते हैं उसी को हम लोग श्रमदान के नाम से जानते हैं। 6 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि आपकी कक्षा में कोई नया छात्र आता है और जो दूसरी भाषा बोलता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, तो आप वहाँ पर उसको हेल्प करेंगे, हेल्प देम फील वेलकम एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। आप उसको हेल्प भी करेंगे, साथ ही साथ उसकी भाषा को जानने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि विच प्लेस इन स्कूल इज मींट फॉर साइलेंट रीडिंग एंड रिसर्च। स्कूल में कौन सी जगह मौन वाचन और शोध के लिए बनी है। तो कौन सी जगह पर हम लोग साइलेंट रीडिंग करते हैं और रिसर्च करते हैं, तो ये हम लोग कहाँ करते हैं, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में।
8 पूछा जा रहा है कि मिड डे मील इन स्कूल हेल्प, मिड डे मील से स्कूलों में मिड डे मील से क्या लाभ होता है, ये सिंपली आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मिड डे मील से क्या होती है, बच्चों को मिड डे मील क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और बच्चों को एक साथ लाने में ये हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हु लुक्स आफ्टर द प्लांट्स एंड फ्लावर इन द स्कूल गार्डन, स्कूल के बगीचों में पौधों और फूलों की देखभाल कौन करता है। स्कूल के बगीचों में पौधों और फूलों का देखभाल जो है गार्डनर यानी कि माली के द्वारा किया जाता है। एंड यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ए इंक्लूसिव स्कूल इज वन, एक समावेशी स्कूल वो है जहाँ पर हर एक बच्चा एक साथ सीखता है बिना उसके भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव, बिना और चीज़ें ऊंच नीच के, सब बच्चा जब एक साथ पढ़ेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंक्लूसिव स्कूल के नाम से हम लोग जानते हैं। 11 यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट शुड यू डू इफ़ यू सी ए लीकिंग टैप इन द स्कूल वॉशरूम, स्कूल वॉशरूम में अगर आपको लीकिंग टैप दिखेगा तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, टीचर को इन्फॉर्म करेंगे या जो कंसर्न स्टाफ होगा उसको आप बताएंगे कि पानी जो वाटर है वो लीक कर रहा है। इनमें से कौन सा जो है स्कूल का नियम नहीं है, तो फाइटिंग विद क्लासमेट ये आपका स्कूल का नियम नहीं है। बाकी समय पर पहुंचना, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, साइलेंस मेंटेन करना लाइब्रेरी में, ये सारे स्कूल के रूल में काउंट होगा। 13 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल असेंबलीज ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, किस चीज़ में ये हेल्प करता है। ये क्या करता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप करता है और यूनिटी की भावना जगाता है। तो 13 का ये हो जाएगा। 14 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड अटेंडेंस, जो स्टूडेंट का प्रोग्रेस है और अटेंडेंस है, इस चीज़ का रिकॉर्ड कहाँ पर रखा जाता है, ये सिंपली पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ रजिस्टर या रिपोर्ट कार्ड में हम लोगों को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर रखा हुआ है, या स्कूलों में अग्निशमन यंत्र क्यों रखे जाते हैं, वाई पूछा जा रहा है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये हम लोग क्यों रखते हैं स्कूलों में। जो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है ये आपका स्कूलों में रखा जाता है, CO2 टाइप, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इसको हम लोग सेफ्टी के लिए, अगेंस्ट फायर। 16 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बाल संसद की कौन सी समिति स्कूल की जो क्लीनलीनेस है इसकी देखरेख करेगी। तो कौन सा समिति देखरेख करेगी, तो इसके लिए हेल्थ एंड सैनिटेशन कम्युनिटी इस चीज़ का ध्यान रखेगी। 17 पूछा जा रहा है कि स्कूलों में टीम खेलते समय कौन सा मूल्य सीखा जाता है। जब आप टीम में खेलते हैं स्कूलों में स्पोर्ट में, तो ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, तो इससे आप क्या सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं। 18 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रैंप इन द स्कूल बिल्डिंग इज यूजफुल फॉर, तो स्कूल बिल्डिंग में रैंप क्यों लगाया जाता है। तो रैंप लगाने के पीछे का जो कारण होती है वो होता है कि ताकि स्टूडेंट्स का यूज कर सके, व्हील चेयर यूज कर सके। 19 पूछा जा रहा है कि हु हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड सेफ्टी एट द स्कूल गेट, तो स्कूल गेट में डिसिप्लिन और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए क्या होती है, आपका सिक्योरिटी गार्ड को रखा जाता है। तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20 पूछा जा रहा है कि फास्ट एड बॉक्स इन स्कूल इज यूज फॉर, स्कूलों में फास्ट एड बॉक्स क्यों यूज किया जाता है, ट्रीटिंग माइनर इंजुरीज को ट्रीट करने के लिए हम लोग फास्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ मूव टू द चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 आपका हमारा आवर वाइब्रेंट काउंट्री, हमारा जीवंत देश यानी काउंट्री के बारे में। सबसे पहला पॉइंट कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आपको याद रखना है कि इंडिया इज लैंड ऑफ डाइवर्स लैंडफॉर्म्स, इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, हम लोग इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, लगभग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका आ जाता है नॉर्थर्न माउंटेन्स, जो कि हिमालयन वाला रेंज है, जो कि एक नेचुरल बॉर्डर के तौर पर काम करता है और साथ ही साथ बहुत सारे रिवर्स का सोर्स है यानी उद्गम स्थल है। सेकंड में आपका आता है नॉर्थर्न प्लेन, ये क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल है और नदी जैसे गंगे जमुना जी आपको देखने को मिलेगा। थर्ड में आता है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, जो कि थार है, ये एक ड्राई सैंडी रीजन है राजस्थान में। फोर्थ आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये टेबल लाइक लैंडफॉर्म है इन द साउथ, रिच इन मिनरल्स। फिफ्थ में है आपका द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड, ब्यूटीफुल कोस्ट अलोंग द सी एंड आइलैंड ग्रुप लाइक अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो ये डिवीजन आपको याद रखना है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में। ये 5 पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, हिंदी में भी यहाँ पर लिख दिया गया है। अगर हम लोग अपने इंडिया का क्लाइमेट एंड सीजन्स की बात करें तो इंडिया में जनरली समर देखने को मिलता है, मानसून देखने को मिलता है और विंटर, ये 3 सीजन मेनली देखने को मिलती है। बट ऐसे में 6 ऋतु आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, जहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे भांगड़ा पंजाब में, बिहू आसाम में, और कुछ यूनिक फेस्टिवल जैसे पोंगल, वैसाखी, ओणम, ये सारे इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग लैंग्वेज होने के बावजूद फूड, ड्रेस, ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड बाय ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी दैट इज़ द इंडियन। और हम लोगों का नेशनल सिंबल की बात करें तो फ्लैग, एंथम, बर्ड, एनिमल, ये सारे किस चीज़ को प्रमोट करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है।
अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हिच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ऑफ इंडिया में कौन सा माउंटेन लोकेटेड है? हिमालय आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट है कि द फर्टाइल प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया आर फॉर्म्ड बाय व्हिच रिवर सिस्टम। तो नॉर्थ इंडिया का जो फर्टाइल प्लेन है, यहाँ पर हम लोग को रिवर सिस्टम जो देखने को मिलती है वो कौन कौन सा? इंदुस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम प्लेन में देखने को यहाँ पर मिलता है आपका। थर्ड यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो थार डेजर्ट जो है ये आपका राजस्थान में सिचुएटेड है। फोर्थ पूछा जा रहा है कि लैंडफॉर्म दैट इज हायर देन द सराउंडिंग एंड हैज ए फ्लैट टॉप, यानी एक ऐसा लैंडफॉर्म जो प्लेन से थोड़ा उठा हुआ दिखता है और टॉप जैसा दिखता है, इसे हम लोग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लेट्यू यानी पठार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है अरब सागर में स्थित भारत का एक द्वीप समूह है? विच ऑफ दीज एन आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड लोकेटेड है ये पूछा जा रहा है। तो वहाँ पर आपका लक्षद्वीप जो है लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिमालय। हिमालय का मतलब क्या है? हिमालय का जो मीनिंग है वो क्या है? एडोब ऑफ स्नो, बर्फ का घर। हिमालय को हम लोग बर्फ के घर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हिच फेस्टिवल मार्क्स द हार्वेस्ट सीजन इन पंजाब। पंजाब में फसल कटाई के मौसम का प्रतीक का कौन सा त्यौहार है? तो कौन सा हो जाएगा? बैसाखी जो है फसल कटाई का एक त्यौहार है। ये पहले भी इस टाइप के सेशन में हम डिस्कस किए ये सारे क्वेश्चन। पारंपरिक पोशाक जो फेरन नाम है, भारत के किस हिस्से में पहना जाता है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पहली बार देखने को मिला। तो फेरन जो है ये पहना जाता है किस इलाके में? ये कश्मीर वाला रीजन में आपको देखने को मिलेगा। हम लोग का नेशनल बर्ड क्या है सभी को पता है, मोर जो है हम लोगों का नेशनल बर्ड में आ जाएगा। 10 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द स्लोगन यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिस्क्राइब व्हिच कंट्री। तो अपना इंडिया भारत को दर्शाता है ये। 11 हो गया कि अध्याय के अनुसार भारत में सामान्यतः कितने मुख्य ऋतु पाया जाता है? तो मेन जो सीजन है वो 3 ही पाया जाता है भारत में, ऐसे में 6 सीजन आपको देखने को मिलेगा। भारत का दक्षिणी भाग क्या है? एक प्रायद्वीप है, एक पेनिनसुलर है, बिकॉज ये कितनी तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो दक्षिणी भाग देखेंगे तो इधर आपका क्या हो जाएगा? इधर आपका हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, इधर आपका है बे ऑफ बंगाल, ठीक। इधर आपका अरेबियन सी है यानी अरब सागर, सिंपल आप अरब सागर। और नीचे आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ऐसा भूमि जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, हिंद महासागर। नीचे क्या आ जाएगा आपका? हिंद महासागर, सॉरी, नीचे आपका हिंद महासागर। क्या है आपका? हिंद महासागर। तो ऐसा भूमिखंड जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 3 साइड्स। 13 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज इज ए फेमस फोक डांस ऑफ आसाम। असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? तो असम का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो क्या हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। 14 पूछा जा रहा है कि भारत का राजधानी कहाँ है? तो बच्चा वाला सवाल है ये। 15 पूछा जा रहा है कि द तिरंगा हैज हाउ मेनी कलर। तो तिरंगा में 3 कलर देखने को मिलता है। 16 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हिच रीजन ऑफ इंडिया इज नॉन फॉर ग्रोइंग स्पाइसेस। भारत का कौन सा क्षेत्र मसाले उगाने के लिए जाना जाता है? स्पाइसेस के लिए कौन सा एरिया जाना जाता है ये पूछा जा रहा था। स्पाइसेस के लिए आपका तटीय केरल जो है, कोस्टल केरल वाला एरिया जाना जाता है। 17 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्थर्न प्लेन। उत्तरी मैदान में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये सिंपली पूछा जा रहा है। तो व्यवसाय क्या है? फार्मिंग, खेती करते हैं। 18 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड किसका पार्ट है? तो हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? हिमालय का। 19 है कि तमिलनाडु में अधिकांश लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तमिलनाडु में अधिकांश लोगों द्वारा जो है तमिल भाषा बोली जाती है। नेशनल सिंबल किस चीज़ को प्रमोट करता है? तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। फील प्राउड एंड यूनाइटेड एज ए नेशन। मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर नंबर 6 में कुछ यूनिक प्लेसेस के बारे में बात किया गया है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले लेह एंड लद्दाख के बारे में बात किया गया है कि लेह एंड लद्दाख जो है क्या है? ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डिजर्ट है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं कि लद्दाख इज हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डिजर्ट, द हाउसेस हियर आर मेड ऑफ स्टोन्स एंड थिक मड वॉल्स and wooden ceiling to protect people from extreme cold. People often stay on the first floor and keep animals on the ground floor. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो। तो ये पॉइंट को आप बढ़िया से फ्रेम करके लिख सकते हैं। 1-2 बार अगर पढ़ लेंगे आप तो आपको याद रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आपका वेस्टर्न घाट के बारे में बात किया गया। वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट की अगर हम लोग बात करें तो वेस्टर्न घाट को हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी
से भरपूर है। बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ हैवी रेनफॉल होता है और ये नीलगिरी तहर जैसे कोई अनूठे पौधे और जानवरों का ये घर है। फिर अगर हम लोग सुंदरबन की बात करें तो ये किस टाइप के फॉरेस्ट है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है आपका सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है और साथ ही साथ वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेल्टा है यहाँ पर बनती है और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। साथ ही साथ रॉयल बंगाल टाइगर भी सुंदरबन में देखने को मिलता है। अब कुछ ऐतिहासिक अजूबे की बात करेंगे, जैसे कि हम्पी हो गया और अजंता हो गई। हम्पी कहाँ लोकेटेड है, तो हम्पी आपका कर्नाटक में देखने को मिलेगा और अजंता केव जो है आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो हम्पी जैसे स्थान जो है प्राचीन पत्थर की वास्तुकला की भव्यता को दर्शाते हैं, जबकि अजंता की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है प्राचीन चित्र और रॉक कट मूर्ति, रॉक कट स्कल्पचर्स देखने को मिलती है अजंता केव में। अगर हम लोग लिविंग इन हार्मोनी की बात करें तो प्रत्येक अनूठी जगह ये दिखाती है कि मनुष्यों ने अपने पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाया, चाहे वो बाढ़ से निपटने के लिए असम में बांस के खंभों पर बने घर या ठंडे में रहने के लिए राजस्थान में मिट्टी के घर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ये चैप्टर। अब इससे जुड़ा हुआ आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे कि पूछा जा रहा है कि व्हिच प्लेस इन इंडिया इज नोन एज कोल्ड डिजर्ट। भारत में किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, तो ठंडा मरुस्थल के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, लद्दाख जो है आपका ठंडा मरुस्थल में आ जाएगा और थार जो है आपका हॉट डिजर्ट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हॉट डिजर्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाई डू पीपल इन लद्दाख हैव फ्लैट वुडन रूफ। लद्दाख में लोगों की छतें लकड़ी की और चपटे की होती है। तो लद्दाख में जो घर बनाई जाती है उसका जो रूफ होती है वो फ्लैट होती है और लकड़ी से बनाया जाता है। इसके पीछे का कारण है टू ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों को सुखाने के लिए इस टाइप का डिजाइन बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि सुंदरबन डेल्टा किन दो प्रमुख नदियों के मिलने से बनता है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन डेल्टा के लिए दो रिवर जो है रेस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सा है आपका, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी से जो है आपका सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होती है। फोर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैंग्रोव ट्रीज आर यूनिक बिकॉज दे कैन ग्रो इन। मैंग्रोव ट्रीज अनोखे होते हैं क्योंकि वो कहाँ उगते हैं, तो जनरली ये उगते हैं सॉल्टी या बार्किस वाटर यानी कि खारे पानी में। 5 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेयर आर द फेमस अजंता एंड एलोरा केव लोकेटेड। तो हम लोग जानते हैं कि अजंता एंड एलोरा केव कहाँ लोकेटेड है, ये पूछा जा रहा है। ये आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हिच एनिमल इज द प्राइड ऑफ द सुंदरबन। सुंदरबन का गौरव कौन सा जानवर है, तो सुंदरबन का जो प्राइड है वो हो जाएगा आपका रॉयल बंगाल टाइगर। तो 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि हम्पी जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये किस स्टेट में लोकेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम्पी जो है ये लोकेटेड है आपका कर्नाटका। कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन एरियाज विथ हैवी रेनफॉल लाइक आसाम, हाउस जो है वो बिल्ड किया जाता है किसके ऊपर, आपका बांस के खंभों पर बिल्ड किया जाता है। अब वेस्टर्न घाट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। 10th पूछा जा रहा है कि राजस्थान में घरों को गर्मियों के दरमियान ठंडा रहने में कौन सी विशेष विशेषता मदद करती है। तो कौन सी विशेष विशेषता मदद करती है, तो इसको आपका हेल्प करती है क्या, थिक मड वॉल्स। तो 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 11th यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सींग वाला गेंडा जो है मुख्य रूप से किस अनूठी जगह पर पाया जाता है, वन हॉर्न राइनोज, ये किस जगह पर पाया जाता है, ये सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है। ये डेल्टा इज ए लैंडफॉर्म क्रिएटेड एट द, जो डेल्टा है ये कहाँ पर बनती है, तो डेल्टा जो बनती है माउथ ऑफ द रिवर, नदी के मुहाने पर, यानी जब वो समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। 13 पूछा जा रहा है कि व्हाट इज पश्मीना एसोसिएटेड विथ लद्दाख। लद्दाख से जुड़ा पश्मीना क्या है, तो पश्मीना किस चीज़ का नाम है, तो पश्मीना जो है एक ऊल का नाम है जो बहुत ही गर्म रखता है, ये वेरी वार्म ऊल। 14 पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा अनूठा स्थान अपने बैक वाटर्स और हाउस बोट्स के लिए प्रसिद्ध है। तो बैक वाटर्स और हाउस बोट के लिए जो फेमस है वो क्या हो जाएगा, आपका केरल जो है फेमस हो जाएगा। 15 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द वैली ऑफ फ्लोवर इज ए यूनिक प्लेस लोकेटेड इन। तो वैली ऑफ फ्लोवर कहाँ पर लोकेटेड है, तो वैली ऑफ फ्लोवर जो है आपका ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। 16 पूछा जा रहा है कि वाई आर द ग्राउंड फ्लोर ऑफ हाउस इन लद्दाख ऑफन विंडोलेस। तो लद्दाख के जो घर होती है उसका जो ग्राउंड फ्लोर होती है उसमें कोई भी खिड़की वगैरह क्यों नहीं होता, ये पूछा जा रहा है। इसलिए नहीं होता है ताकि हीट को ट्रैप कर सके और एनिमल को क्या कर सके, जानवर को गर्म रखने के लिए। 17 पूछा जा रहा है कि व्हिच प्लेस इज नोन एज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो सबसे नम स्थान पृथ्वी का कौन सा है, सबसे नम स्थान पृथ्वी का जो है मौसिन राम है, हो जाएगा आपका। 18 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आंसर आपका हो जाएगा बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के बहुत सारे आर्ट आपको अजंता केव में देखने को मिलेगा।
व्हाट इज ए पास इन द माउंटेन्स, जैसे कि रोहतांग पास, पास क्या होती है, तो पास क्या हो जाती है आपका तो पास हो जाएगा कि नेचुरल पाथ थ्रू माउंटेन्स, जो माउंटेन्स पहाड़ों के बीच से जो एक रास्ता गुजरती है, प्राकृतिक रास्ता, उसी को हम लोग पास के नाम से जानते हैं। प्रिजर्विंग यूनिक प्लेसेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये क्या करती है, दे आर पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज एनवायरनमेंट दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट, दे हेल्प इन अर्निंग मनी। ये ऑल ऑफ द अबव के साथ आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 बात करते हैं किसके बारे में, ऊर्जा, एनर्जी के बारे में, हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती है। तो पहला चीज़ है कि व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा क्या है। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी के माध्यम से ही हम लोग कोई काम को कर पाते हैं। वी नीड एनर्जी फॉर एवरीथिंग, चलने से लेकर के बोलने तक, कोई मशीन को चलाने के लिए, कोई व्हीकल्स को चलाने के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन आपको लिख देना है। फिर आप फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या लिखेंगे, जैसे कि हो जाएगा आपका एक मस्कुलर एनर्जी, यानी हम लोग जो यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मस्कुलर एनर्जी का यूज करता है कोई भी सामान को उठाने या सब चीज़ों के लिए। फिर सोलर एनर्जी क्या हो जाएगा, जो एनर्जी फ्रॉम द सन, सन से जो एनर्जी प्राप्त होती है, जिसका यूज हम लोग कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, फोटोसाइंथिसिस के लिए प्लांट यूज करता है, उसे हम लोग सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं। थर्ड आ जाता है आपका वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी यानी कि चलती हवा से जो एनर्जी हम लोग प्राप्त करते हैं वाइंड मिल के माध्यम से, उसे हम लोग वाइंड एनर्जी के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका हीट एंड लाइट एनर्जी, ईंधन जलाने से, फ्यूल्स को बर्न करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे हम लोग हीट एंड लाइट एनर्जी के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब, फैन, कंप्यूटर से जो एनर्जी जनरेट होती है, जिस चीज़ को चला, जिसके माध्यम से चलती है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी के सोर्स क्या है। तो पहला सोर्स में आपको याद रखना है रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सोर्सेस दैट डू नॉट रन आउट, यानी जो कभी समाप्त नहीं होते। जैसे कि आप सोलर एनर्जी की बात करेंगे, वाइंड एनर्जी की बात करेंगे, वाटर एनर्जी की बात करेंगे, इन सारे को हम लोग ग्रीन एनर्जी के भी नाम से जानते हैं, और ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म, यानी कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती है। सेकंड में जो नाम सोर्स है एनर्जी का, वो है आपका नॉन रेन्यूएबल, यानी जिसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार अगर यूज कर दिए तो वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और इन सारी चीज़ों से क्या होती है, भारी मात्रा में पोल्यूशन देखने को मिलता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में जो हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किसके मदद से, टोस्टर की मदद से। सेविंग एनर्जी में आपको याद रखना है कि हम लोग को एनर्जी सेव करना है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और क्वेश्चन, द कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की कैपेसिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। कोई भी काम को करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। बिना एनर्जी का हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे 1 घंटा से हम पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बोलने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी आपको चाहिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ दीज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है, तो अल्टीमेट सोर्स सन है। सन, सूरज का एनर्जी से ही सारे एनर्जी का जनरेट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसाइंथिसिस के लिए भी सोलर एनर्जी का सन का ही यूज होता है। थर्ड यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाइंड फॉल यूजेज व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वाइंड मिल जो होती है किसका इस्तेमाल करती है, वाइंड एनर्जी का इस्तेमाल करती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। फोर्थ है कि पेट्रोल एंड डीजल आर एग्जाम्पल ऑफ, पेट्रोल एंड डीजल जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पेट्रोल एंड डीजल नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिफ्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हिच एनर्जी डू वी यूज व्हाइल साइकिलिंग, साइकिल चलाते समय हम लोग किस ऊर्जा का यूज करते हैं, तो हम लोग मस्कुलर एनर्जी, पेशियो ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सिक्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सोलर पैनल्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू, सोलर पैनल सनलाइट को किस चीज़ में कन्वर्ट करती है, तो सोलर पैनल जो है जनरली ये सनलाइट को किस में कन्वर्ट करेगी, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। सेवंथ पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, सोलर एनर्जी जो है क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड इज ए फॉर्म ऑफ, फूड में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है, यही सिंपल पूछा जा रहा है, तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहती है। नाइन्थ है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस, एक विद्युत बल्ब क्या उत्पन्न करता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब से हम लोग की लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो नाइन्थ का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। टेंथ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एलपीजी, एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इज यूज्ड इन आवर होम, घरों में हम लोग एलपीजी गैस का यूज क्यों करते हैं, तो घरों में हम लोग एलपीजी गैस का यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, हम लोग इसको
यूज करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। 11th यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज विल रन आउट ऑफ इफ यूज्ड एक्सेसिवली। अत्यधिक उपयोग करने पर कौन सा चीज़ जो है समाप्त हो जाएगी। तो कोयला जो है ज़्यादा यूज करने से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के कैटेगरी में आता है। 12 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो जल विद्युत हम लोग किस चीज़ से उत्पन्न करते हैं। तो जल विद्युत हम लोग बहते पानी से जनरेट करते हैं। 13 पूछा जा रहा है कि टू सेव फ्यूल वी शुड प्रीफर यूजिंग। तो फ्यूल सेव करने के लिए हम लोग किस चीज़ को प्रीफर करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस का इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूल का क्या होगा, सेव होगा। 14 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हेन वी रिंग ए बेल मैकेनिकल एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट होती है। तो ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम लोग सीएनजी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है। तो बहुत ही आसान है। जो ज़मीन पर पड़ा हुआ पत्थर है वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। बाकी सन, वाटर, फ्लोइंग एयर, ये सारे एनर्जी का सोर्स है। 17 पूछा जा रहा है कि कमरे से बाहर निकलते समय लाइट हम लोग क्यों बंद करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होती है, एनर्जी सेव होती है, एनर्जी की कंजर्वेशन होती है, टू कंजर्व द एनर्जी। 18 पूछा जा रहा है कि बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। बायोगैस हम लोग किस चीज़ से उत्पन्न करते हैं। तो बायोगैस उत्पन्न करने के लिए हम लोग एनिमल डंग एंड किचन वास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो 18 का आंसर बी हो जाएगा। 19 पूछा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड। खाना बनाने के लिए हम लोग एनर्जी के किस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। तो खाना बनाने के लिए हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। 20 पूछा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होती है कि भावी पीढ़ियों के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेज को बचा के रखेंगे। 8 आपका क्लोथ्स के बारे में है। तो यहाँ पर बाकी जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। बाकी चैप्टर को आप ये नोट्स आप एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से ये सारे नोट्स को आप देख लीजिएगा तो बाकी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 8, 9 और 10 ये तीनों चैप्टर, ठीक है। तो टोटल आपका यहाँ पर 120 क्वेश्चन, और इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका 5 वाला कॉन्सेप्ट है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहीं से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये एकदम नया टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, यहाँ से पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो सेशन कैसा लगा, सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स के लिए आपका एप्लीकेशन के माध्यम से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप सारे नोट्स वगैरह को प्राप्त कर सकते हैं। और भी टॉपिक वाइज बहुत सारे नोट्स वहाँ पर डाला गया है, उन सारे नोट्स को भी एक्सेस करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो कुछ ही दिन में आपके एग्ज़ाम होने वाले 4-5 दिन, आपको रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और चूँकि ये क्लास 5 का टॉपिक है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो पहले से आपको पता होगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं क्लास 5 में क्या पढ़ाया जाता होगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। बाकी और थोड़ा डीप नॉलेज के लिए आप एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया किताब है, और आप उसको 1-2 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी जब पूरा बढ़िया से आपको नहीं, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट करते चलिएगा, और पीडीएफ से पढ़ रहे तो, और नहीं तो ऑफलाइन पढ़ रहे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।